नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर जनमानस से जुड़े हैं। आपकी समस्याओं पर बात होती है और उनका हल निकालने की कोशिश भी। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े औद्योगिक जिले दुर्ग की, जहां घुसपैठियों की घुसपैठ का खुलासा चौंकाने वाला है। भिलाई इस्पात संयंत्र से लेकर उससे जुड़ी सैकड़ों फैक्ट्रियों तक हजारों की संख्या में बांग्लादेशी मूल के श्रमिक काम करते पाए गए हैं। पुलिस ने अब इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या यह सिर्फ ठेकेदारों की लापरवाही है या कोई संगठित साजिश? क्या बांग्लादेशी घुसपैठी देश की सबसे संवेदनशील इंडस्ट्री यूनिट में सेंध लगा चुके हैं? और क्या सिर्फ चेकिंग से समस्या खत्म हो जाएगी? सुरक्षा को भी इससे खतरा है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसे सोवियत संघ और भारत सरकार के द्वारा 1959 में स्थापित किया गया था। 40 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में बना ये दुनिया के बड़े स्टील प्लांटों में से एक है। यही नहीं, 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े कारखाने हैं। बीएसपी से मिले कच्चे माल से बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या सपोर्टेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इन सभी कारखानों में देश के कोने कोने से आए हजारों लाखों श्रमिक काम करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बात करें तो लगभग 2500 श्रमिक बंगला भाषी हैं। इनमें से लगभग 1500 ठेका श्रमिक बांग्लादेशी हैं। ये पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। जब भिलाई इस्पात संयंत्र में इतनी बड़ी संख्या इनकी है, तो अन्य 300 से भी ज्यादा कारखानों में इनकी संख्या कितनी होगी? दुर्ग जिले के श्रमिक बस्तियों में लगभग 3 से 4 बार दुर्ग पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई कर बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों की पहचान की गई है। अगर सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो शायद संख्या हैरान कर देगी। दुर्ग पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है। एडीएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि ऐसे सभी ठेका श्रमिकों की पहचान कर जरूरी दस्तावेज जाँच में लिए गए हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। मतलब हमारे जो देश के जो बॉर्डर है उसको लांग अगर ये लोग आते हैं और यहाँ आकर बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी प्रशासन की जानकारी के वो यहाँ रहते हैं। इस टाइप की जो रहने की इनकी जो प्रवृत्ति, इसी कारण हमें भारत देश में देखने का विषय है कि पूरे भारत देश में अभी कुछ समय से नशाखोरी कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मादक पदार्थ इन्हीं के द्वारा भारत देश में लाया जा रहा होगा और इन्हीं के द्वारा सप्लाई की जा रही होगी। और इतने बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है कुछ समय से, जिसको प्रशासन की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, नहीं जांच कर पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोग जो घटना करने के बाद गायब हो जाते होंगे, लेकिन प्रशासन के पास इसकी कोई प्रूफ नहीं है, इनका कोई खोज नहीं है, इनको पकड़ नहीं पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है भारत देश के लिए। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ कर या तो इनको भारत देश के बाहर बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए। मेरा सरकार से यही मांग है कि सरकार को एक ऐसा मुहिम चालू कर देना चाहिए कि उसमें कोई भी अगर बांग्लादेशी हो, अगर कहीं भी दिखता है तो उसको सरकार को बताने पर एक उसको इनाम दे दिया जाए, जिससे कि जहां भी छुपे हुए बांग्लादेशी है, जहां भी अपना नाम छुपा के बांग्लादेशी अपना रह रहे हैं, वो जितने ज्यादा अगर इनाम देंगे तो वो बाहर निकल के आएंगे। फिर उसके बाद फिर उनको जेल भेज देना चाहिए और वो जहां से आए हैं उनको वहीं वापस भेज देना चाहिए। अभी अवैध प्रवासियों की जान पहचान की जा रही है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में जो ठेका श्रमिक हैं जो बाहर से आकर यहाँ मजदूरी करते हैं, उनकी भी कुछ सस्पेक्ट लिस्ट प्राप्त हुई थी। उसमें से कुछ लोगों को चिन्हांकित करके हम उनके संबंधित जिलों को भेजा है, उसका सस्पेक्ट रोल जारी किया है और उनसे ये जानकारी मांगी है कि ये किसी प्रकार के लिप्तता तो किसी अपराध में नहीं है। जिसके अलावा उनकी नागरिकता को लेकर भी जानकारी मांगी है। किसी प्रकार अगर अवैध
प्रवासी मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्यों घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए 28 मई की सुबह विशेष टीम गठित कर दुर्ग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर फैक्ट्री, लकड़ी चालों, भीड़ भाड़ वाले रहवासी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान छावनी सब डिवीजन के ट्रांसपोर्ट नगर हथकोज एवं पुरैना में लगभग 65 लोगों की जाँच की गयी, जिसमें 15 संदेहियों का फिंगरप्रिंट लिया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा विगत महीने से यहाँ पे लगातार जो संदिग्ध प्रवासी यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज पाटन अनुविभाग में, छावनी अनुविभाग एवं भिलाई नगर अनुविभाग में 3 टीमों के द्वारा ये चेकिंग की गई है। चेकिंग कार्यवाही में कुल 474 लोगों को चेक किया गया है एवं उसमें 103 जो लोग हैं वो संदिग्ध में पाए जाने पर उनका फिंगरप्रिंट लिया गया और डेटाबेस तैयार किया गया है। साथ ही उनसे दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। अब तक दूसरे प्रदेशों से आकर किराए से रहने वाले 201 लोगों को चेक किया गया। पाटन सब डिवीजन के थाना उतई क्षेत्र में डुमरडीही, महाकाकला क्षेत्र में विजय पांडे के आरा मशीन, प्लाईवुड की फैक्ट्री तथा जिंदल प्लाईवुड फैक्ट्री और आरा मिल के 208 लोगों को चेक किया गया, जिसमें 88 लोगों का फिंगरप्रिंट लिया गया। ये अभियान संबंधित क्षेत्रों के सब डिवीजन अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ बल एवं रक्षित केंद्र दुर्ग की टीम द्वारा कुल 474 लोगों को चेक कर 103 संदेहियों का फिंगरप्रिंट लिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजने देश भर में अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में सख्ती ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींद उड़ाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो भिलाई में बांग्लादेशी आखिर किसकी शह पर ये रह रहे हैं, क्या किसी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, यहां रहकर क्या काम कर रहे हैं और पुलिस जिस तरह से घुसपैठियों को तलाशने का अभियान चला रही है वो अभियान कहां तक पहुंचा, कितने बांग्लादेशियों की पहचान हुई, कितने पकड़े गए, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ में हुई है और बांग्लादेशियों का भारत के छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई में रहना क्या वाकई में ये कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करता है, क्या चिंता करने की जरूरत है। यही आज के सुलगते सवाल है जिन्हें जानने की कोशिश, जिनका जवाब आज इस कार्यक्रम में किया जाएगा। जिम्मेदारों से भी जरूर हम जुड़ेंगे और उनसे भी जवाब तलब करेंगे इस पूरे विषय पर। और सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी का, जो कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे कि भिलाई में कब से ये बांग्लादेशी रह रहे हैं, पुलिस ने अभी तक जो अभियान शुरू किया है उसमें कहां तक पुलिस सफल हुई है, कितने बांग्लादेशियों को चिन्हांकित किया गया है और इनके विरुद्ध अभी क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? अमित जी, बड़ी बात है, जब से भिलाई इस्पात संयंत्र की यहाँ स्थापना हुई है तब से ही अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं, स्थायी श्रमिक के रूप में भी और ठेका श्रमिक के रूप में भी। देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों से, अन्य देशों से भी लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि रूस और भारत के मैत्री का प्रतीक यह भिलाई इस्पात संयंत्र है और यहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई तो तमाम प्रदेशों से लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया गया। अब धीरे धीरे एक सुनियोजित तरीके से जो जिन्हें की रोहिंग्या कहा जाता है, जिन्हें की बांग्लादेशी कहा जाता है, वे काफी सालों से पहले तो ग्रामीण इलाकों में जो आरा मिलें होती हैं, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वहां पर काम करते थे नाम बदलकर। उस समय सूचना और जो दूसरे तंत्र हैं, प्रणालियां हैं, तौर तरीके हैं, इतनी ज्यादा उन्नत नहीं थी। अब जैसे जैसे आधार कार्ड की बात आती है और आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट वीजा की बात आती है, तब पता चलता है कि ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चाहे वो स्टील का कारखाना हो, स्टील उत्पादन का कारखाना हो, चाहे वह लकड़ी काटने की आरा मशीन ही क्यों ना हो, और तमाम ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां पर 20-50 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर
इनकी आमद देखी गई जी। है। अब जब दुर्ग पुलिस सर्च अभियान चलाती है, सारे दस्तावेज खंगालती है, तो पता चलता है कि जो लोग वीजा से आए हुए थे उनका वीजा कालातीत हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उनके पासपोर्ट भी अब वैलिड नहीं रह गए हैं। और तो और कई बार तो ये जो है ये जाली दस्तावेज, ना पासपोर्ट ना वीजा, केवल आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर, यानी कि मुस्लिम नाम से हिंदू नाम रखकर ये यहाँ पर रहने लगे और काफी वर्षों से रहते हुए जीवन यापन भी कर रहे हैं। लेकिन एक सामाजिक असंतुलन की बात जब सामने आती है तब एक बड़ा कारण समझ में आता है कि यहाँ पर चुनावी फायदे को लेकर या फिर जो कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ऐसे लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। इससे आने वाले समय में कभी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है इन लोगों के द्वारा, और कहीं भी किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं होता, न स्थानीय पुलिस को बताया जाता है किसी उद्योगपति के द्वारा, न ही ये खुद वहां पहुंचकर बताते हैं कि हम इतने समय के लिए यहाँ आए हुए हैं, चाहे इलाज के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे किसी भी तरह के कार्य के लिए। तो इस बात की कोई भी जानकारी आसपास के पुलिस थानों में नहीं मिलती है, तो दुर्ग पुलिस के त्योरियां भी चढ़ जाती हैं। तो और आपको रुकना चाहेंगे, आपका फिर से हम रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता पीयूष मिश्रा इस विषय पर जुड़ चुके हैं अपनी बात रखने के लिए। पीयूष मिश्रा जी, भिलाई में बांग्लादेशी बड़ी संख्या में रह रहे हैं, लगातार अब ये बात सामने आ रही है कि उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इतने लंबे समय से पीयूष जी ये भिलाई में निवास कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहीं कोई चूक हुई, इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया और इन्हें अब रहने दिया गया, और कई तो ऐसे भी हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ रह रहे हैं? जी, ऐसे जितने भी लोग अभी तक पकड़ाए हैं या और जो लोग हैं जो अभी तक चिन्हित नहीं हो पाए हैं, ये एकदम प्रमाणित है कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ रह रहे हैं, और इनका फर्जी दस्तावेज किस तरीके से बना, किनकी मदद से बना, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि इनसे बड़े दोषी वो लोग हैं जो इनके फर्जी प्रमाण पत्र को प्रमाणित करके बनने दे रहे हैं। जी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जब हमारे, बिल्कुल जैसे हम किसी भी धर्म को, संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो अलग विषय है। मैं हिंदू हूं तो मुझे इस पे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब देश की बात आती है तो देश का संविधान सबसे बड़ा है, देश सर्वोच्च है, उसके बाद सारी चीजें हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हैं, महत्वपूर्ण देश है। लेकिन ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ये इस भावना से प्रेरित नहीं है, इसलिए ये देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और जो लोग बिना किसी लोकल मदद के, बिना किसी के ऐसे जो चॉइस सेंटर हैं, लोक सेवा केंद्र हैं, ऐसे लोग जो हैं, इनमें ही लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों का प्रमाणीकरण होना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं, और उन पर कार्रवाई। पीयूष जी, निश्चित तौर पर यह माना तो जा रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन चूक किसकी आप मानते हैं? क्या शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, या फिर जो प्रशासनिक अमला है वो आप मानते हैं पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में इनका निवास यहाँ हो गया? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि शासन के समय समय पर अपनी गाइडलाइन आती रहती हैं कि क्या क्या दस्तावेजों के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। हाँ। पर उन दस्तावेजों का गलत तरीके से प्रमाणित करना, या गलत दस्तावेज जुटाकर या फर्जी दस्तावेज जुटा के, लेकिन जैसे अभी कई लोगों का हमको पता चलेगा कि आधार कार्ड कई लोगों के फर्जी बने हैं, कई लोग के पैन कार्ड फर्जी बने, तो ये फर्जी बनाने का काम जो कर रहे हैं वो चॉइस सेंटर या लोक सेवा केंद्र के वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जी, इसीलिए उनका जो जांच करना है कि वो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी चीजों पे मदद कर रहे हैं, और उनकी जांच से ये भी पता चलेगा कि और कितने लोग हैं जिनका ऐसे फर्जी दस्तावेज बना करके दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। सुबोध तिवारी का हम फिर से रुक करेंगे। सुबोध जी, कहीं ना कहीं अब जो नेता है वो तो यही कह रहे हैं कि शासन समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है, लेकिन जहां से दस्तावेज तैयार होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये भी आता है सुबोध जी कि अब जब सिस्टम सक्रिय हुआ है, एकांत से जागा है, तो जो कार्रवाइयां हो रही है क्या वो काफी आप देखते हैं जमीन पर, क्योंकि आप लगातार इस पूरे विषय को ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, और क्या कुछ चॉइस सेंटर भी चिन्हित किए गए जहां पर फर्जी दस्तावेजों को बनाने का काम जारी था? अमित जी, बड़ी बात है, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में जो चॉइस सेंटर खोले गए और उन्हें अधिकार दे दिया गया आधार अपडेट का,
तो ऐसे में दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचकर आधार अपडेट करा लेते हैं, पता परिवर्तन करा लेते हैं, और कई तो ऐसा भी करा लेते हैं कि फोटो किसी और का होता है, नाम किसी और का होता है, एड्रेस कहीं और का होता है। तो इस तरह की जाली दस्तावेजों का जो निर्माण होता है इसी तरह के प्रमाणीकरण वाली एजेंसियों के पास होता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद होते हैं, जो वार्डों में, जहां पर पार्षदों के वार्डों में जहां चॉइस सेंटर होते हैं, तो हर वार्ड में तो एक चॉइस सेंटर अमूमन देखा ही जाता है। तो इन चॉइस सेंटरों तक पहुंचने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जब मुसाफिरी वाली बात आती है, यानी कि दूसरे प्रदेश से या दूसरे देश से जब हमारे देश में कोई आता है, तो उस दौरान भी सीमा पर इनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहां पर भी एक ऐसी मशीनें या ऐसी मैंडेटरी या फिर ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि उनकी वास्तविक पहचान उजागर हो। वो जो भी कुछ वो छुपाना चाह रहे हैं वह छुपा ना पाए, उजागर हो, आंखों में धूल न झोंक पाए। तो ऐसी तकनीक का भी उपयोग नहीं किया जाता। इस तरह की कमी सीमा से लेकर शहर तक दिखाई देती है, तमाम जगहों पर जहां पर इस तरह के दस्तावेज बनाए जाते हैं। अमित जी सुबोध जी, हमारे साथ रहवासियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आशीष सावरकर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, इस क्षेत्र में आप निवास करते हैं और आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अब बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि वैसे तमाम लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं है लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ भी हो सकता है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इस पूरे विषय पर होती है? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जी, हमारा भारत आज बढ़ते विकास अवसर और मोदी सरकार की विश्वसनीयता ने पूरे विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। भारत अब हर मामले में पहले से ज्यादा मजबूत है, ये पड़ोसी राज्यों को भली भांति पता है। बांग्लादेश में इस्लामीकरण और उससे होने वाले सांप्रदायिक तनाव के कारण वहाँ के लोगों में भय और चिंता का माहौल बन चुका है। इसी तरह रोहिंग्या मुसलमान चूंकि म्यांमार में भी कत्लेआम हो रहा है, वहां पर भी काफी सारी हिंसा और परेशानियों के कारण वो वहां से पलायन कर रहे हैं, जो कि उनको सबसे अच्छा अवसर भारत ही दिखता है। ये लोग वहां से भागकर भारत के रास्ते घुस रहे हैं, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार की नाकामी, ढीले रवैये, जो कि उनकी बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है, इनके वहां से घुसकर इन्हें भारत में घुसने की आसानी हो रही है और मौके मिलते जा रहे हैं। ये लोग भारत घुसकर अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं और अपना फर्जी दस्तावेज भी बनवा लेते हैं। वही आपसे सवाल है, जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? क्या शासन इसके लिए दोषी है या फिर प्रशासन की नाकामी आप देखते हैं इस विषय पर? कुछ लोग, हमारे जैसे कुछ लोग जो हमारे बीच के हैं, उन लोग लालच में इनकी मदद कर देते हैं, और यही गैर शरणार्थी भारत में तरह तरह के क्राइम करते हैं। आज सरकार द्वारा अभियान चलाकर इनको पकड़ा जा रहा है। इनकी इसी हरकतों के ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी सीएए कानून भी लागू किया है। और मैं कहना चाहूंगा सर, हमको सुझाव के तौर पे सीमावर्ती क्षेत्रों पे निगरानी और कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो हर समय वहाँ पे मौजूद रहे, रात में भी बहुत अपनी सक्रियता दिखाए, ताकि ये किसी भी प्रकार से घुसपैठ ना कर सके। अवैध प्रवेश कराने वाले संगठन और गिरोह पर खासकर एक्शन रखना पड़ेगा, खासकर एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये किसी भी प्रकार से किसी को भी सहयोग ना कर सके। और वहाँ के लोगों में जागरूकता और शिक्षा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी, ताकि लोग समय समय पर जागरूक हो और ऐसे लोगों के खिलाफ खुद पहल कर सके। बिल्कुल, जागरूकता अभियान अब फिलहाल शुरू भी हो चुका है और शासन जमीन पर भी मुस्तैद होने का दावा जरूर कर रहा है। बहुत शुक्रिया सावरकर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्म जागरण से ज्योति शर्मा जी लंबे समय से यहाँ पर ये रह रहे थे, काम भी इन्होंने जगह जगह जाकर के शुरू किया। भिलाई इस्पात संयंत्र तक में इनकी नियुक्ति हो गई और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। सबसे पहले तो सर इसमें शासन को शासन की जवाबदारी है जी, कि उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया शुरू से। इन लोग फर्जी आधार कार्ड, आईडी जो भी है सब फर्जी बनाते हैं, और ये सभी को मालूम रहता है सब ये फर्जी बना रहे हैं करके। उसके बाद भी इनका एक गिरोह चलता है जो ऊपर से नीचे तक है जी, क्योंकि हम लोग धरातल में कार्य करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं जी। अभी जैसे भिलाई में देखा जा रहा है कि सभी जगह पुलिस वाले जो छापा मारने का कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जगह दुर्ग भिलाई में बांग्लादेशी मिल भी रहे हैं जी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है। जैसे सेक्टर के एरिया में, सेक्टर 1 से लेकर हुको तक में अभी छापेमारी की कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने क्वार्टर है उसमें लगभग 20% में अवैध रूप से कब्जा करके रहा जाता है।
जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, सेक्टर में कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, किसी को मतलब नहीं रहता है। जी। तो मैं प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि सेक्टर में जिस तरीके से सभी जगह वो छापामारी कर रहा है, सेक्टर 1 से हुल्को तक थोड़ा गंभीरता से करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग निकलेंगे, हमारी उम्मीद है, जहाँ तक लोगों को जानकारी है। जी जी, बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों की नाकामी यहाँ पर जो स्थानीय रहवासी हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो बता रहे हैं। सुबोध जी का रुख कर लेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए इस पूरे विषय पर। सुबोध जी, जितने भी बांग्लादेशियों की पहचान हुई है अभी तक के तफ्तीश में, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं? क्या उन्हें किसी तरह के अलग देश भेजने की तैयारी प्रशासन यहाँ कर रहा है? देखिए अमित जी, बड़ी बात है कि संवैधानिक अगर धाराओं के बारे में बात करें तो पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस सबसे पहले प्रमाणित करती है विभिन्न माध्यमों से कि यह यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, अप्रवासी हैं, अवैध अप्रवासी हैं, तो इनकी जांच पड़ताल, चेकिंग, दस्तावेज तैयार कर, निरीक्षण परीक्षण कर इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और जब न्यायालय में ये सारे साक्ष्य और सबूत और पुलिस के गवाह लिए जाते हैं और सही पाया जाता है, तब इन्हें डिपोर्ट करने की बात कही जाती है, इन्हें वापस भेजे जाने की बात कही जाती है। हालांकि अभी इसकी संख्या बहुत कम है, हर बार 1 या 2 ही लोगों की जांच पड़ताल की बात सामने आती है। यानी कि जो 100-200 लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर हैदराबाद के लैब में भेजे गए हैं, वहां से मात्रा में बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट आ रहे हैं, जानकारी आ रही है। तब पुलिस 1-1, 2-2 के खिलाफ ही कार्रवाई कर पा रही है। जबकि अगर देखा जाए पकड़े जाने की बात, तो यहाँ से सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी देखे गए हैं, वह जाली दस्तावेज के साथ हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली में और तेजी लानी होगी, ताकि जल्द से जल्द ऐसे अवैध अप्रवासियों को पकड़कर यहाँ से बाहर डिपोर्ट किया जा सके। जी, सुबोध जी, इस समय हमारे साथ संजय धनकर, पीसीसी मेंबर कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। उनका भी पक्ष इस विषय पर जान लेते हैं। संजय धनकर जी, लगातार अब भिलाई में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है उन भारतीयों का जो कि अप्रवासी हैं और फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहाँ पर रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है संजय जी कि बीजेपी इस पूरे विषय पर कह रही है कि अब कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कितनी गंभीरता से देखती है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उन्हीं के सरकार में राहगीर लोग आए और विगत 11 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है और सुरक्षा की जवाबदारी, बॉर्डर की जवाबदारी देश की केंद्र सरकार के पास है। अगर केंद्र सरकार असफल है इसमें, तो उसको गलती माननी चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए कि हमने सुरक्षा में चूक हुआ है। जैसे पहलगाम में चूक हुआ है, वैसे अप्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी केंद्र सरकार की सुरक्षा की चूक है। जी। अगर आपकी सरकार है 11 साल से और लोग आ रहे हैं, तो किसकी जवाबदारी है? जी, ठीक है। अगर केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है, राज्य सरकार सिर्फ लिपापोती कर रही है, राज्य सरकार को ये नहीं पता कि केंद्र के खिलाफ जा रही है, वो अपने सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो। जी बिल्कुल, 11 साल से केंद्र की सरकार है और 20 साल से ज्यादा प्रदेश में हमने देखा बीजेपी का शासन रहा। लेकिन 2018 से 23 के बीच संजय जी, कांग्रेस की भी सरकार आई, आपके विधायक भी इस क्षेत्र से चुनकर आए, तो क्या आप नहीं मानते कि तब भी इनकी तफ्तीश की जानी थी? देख लीजिए, जितना बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं सबका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जो भी बना है 2015 का, 16 का, 17 का बना है। 18 में कांग्रेस की सरकार आई है, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका 2019 और 20 में आधार कार्ड बना होगा। आप देख लीजिए, जितने राहगीर पकड़ाए हैं, जितने भी पकड़ाए हैं, किसी का 20 का आधार कार्ड नहीं है। सबका आधार कार्ड 2016 का है, 17 का है, 18 का है। किसी का 19, 20, 21, 22 का तो बता दो एक भी पकड़ा है जो छत्तीसगढ़ में। ठीक है संजय जी, आधार कार्ड भले ही ना बना हो उस दौरान, उस पूरे कार्यकाल में, लेकिन क्या आप मानते हैं कि लगातार जो चेकिंग है वो भी होनी थी कि कितने लोग घुसपैठ हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं? तरीके से जो रह रहे हैं, 15 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और सरकार अवैध घुसपैठियों को रखने का इंतजाम सरकार की है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। सुबोध जी, जैसा कि आपने देखा कि अब राजनीति भी इस पूरे विषय पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि अब कड़ाई से पालन किया जा रहा है इस तमाम गाइडलाइंस का, केंद्र सरकार ने भी जो दी है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बीजेपी की गलती है, राज्य में देखा जाए या केंद्र में। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती सुबोध जी की जो रह रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए उनका भी अपराध है, लेकिन जिन्होंने इन्हें काम पर रखा विदाउट वेरिफिकेशन हम बात करें या फिर ये जानते हुए कि ये अप्रवासी हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं,
उनकी भी उतनी ही गलती इस पूरे विषय पर मानी जाएगी। तो क्या ऐसे लोगों को पुलिस अभी तक चिन्हांकित कर पाई है कि जिन्होंने इन्हें काम पर रखा, नियुक्ति दी, और क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन पुलिस लेने जा रही है? बहुत सही सवाल है अमित जी। कुछ दिनों पहले ही पुलिस अधीक्षक एसएसपी विजय अग्रवाल जी के द्वारा बैठक ली गई। आईजी राम गोपाल गर्ग ने भी एक दिशा निर्देश तय किया कि जितने भी ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, छोटे बड़े, जिस भी लघु या वृहद स्तर के हों, वहां पर अगर इस तरह के अप्रवासी काम करते पाए जाते हैं और उसकी जानकारी संबंधित स्थानीय थाना क्षेत्र में या निगम प्रशासन में नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्हें ताकीद भी किया जाएगा कि अगर दोबारा इस तरह से अवैध अप्रवासी उनके कारखानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करते देखे गए, पाए गए, जांच से या सबूत सहित सब पकड़े गए, तो उनके खिलाफ भी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में धाराओं में परिवर्तन कर राष्ट्रद्रोह की धारा भी उसमें जोड़ी जाएगी, जो इस तरह की चीजों से लिप्त पाए गए और उन्हीं के प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऐसे लोगों की आमद सबसे ज्यादा अगर देखी जाती है तो। अमित जी, बिल्कुल, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई की जो गति है वो काफी धीमी है। उम्मीद है कि समय के साथ इसमें तेजी आएगी और एक भी जो अवैध तरीके से रहने वाला यहाँ पर भारतीय, हम कह सकते हैं प्रवासी है, वो बिल्कुल भी ना रहने पाए। और जितने भी बांग्लादेशी हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं, फर्जी दस्तावेजों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है, कब तक डिपोर्ट किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो भिलाई में बांग्लादेशी हैं, लगातार इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी की पहचान करते हुए विधिवत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पूरी कार्रवाई में गति देखने को मिलती है। इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।